अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। रुद्रपुर में पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। रुद्रपुर के मोदी मैदान में पीएम मोदी ने महारैली की और इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। विपक्ष पर मोदी ने हमला बोला और कहा, मोदी ने युवा, किसान के साथ ही हर किसी को अपने संबोधन के केंद्र में रखा। पीएम मोदी ने कुमाऊनी में अपने संबोधन की शुरुआत की और पीएम मोदी ने कहा कि देवभूमि का आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी है और उत्तराखंड को विकसित बनाने का लक्ष्य है। पीएम ने यह भी कहा है कि जनता की तपस्या को विकास के रूप में लौटाऊंगा। पीएम ने यह भी कहा कि 10 साल में जो विकास हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर है, अभी और विकास करना है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर भी हमला बोला और परिवारवाद पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी है कि गारंटी भी पूरी होगी। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि यहां एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनेगा। मैंने ये गारंटी पूरी करके दिखाई। बाबा केदार के आशीर्वाद से मेरे मुंह से निकला था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है। कमल निशान पर पड़ा आपका हर वोट इसी संकल्प को और सशक्त करेगा। साथियों, मोदी की गारंटी ने उत्तराखंड के घर घर में सुविधा पहुंचाई है, लोगों का स्वाभिमान बढ़ाया है। पीएम मोदी से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रैली को संबोधित किया। सीएम धामी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत होगी और उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी जीतेगी। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास काम किया गया और साथ ही पीएम का हर पल देश को समर्पित है। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार का नारा पीएम ने दिया है, जिसके लिए अभी समय है और सही समय है। जो अब की बार हमको 400 पार का नारा दिया गया है, वो नारा नहीं है, वो नए भारत की चाबी है और इस चाबी को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहूं तो यही समय है और सही समय है। रुद्रपुर में महारैली के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो भी किया और रुद्रपुर की सड़कों पर पीएम का काफिला निकला और इस दौरान पीएम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। पीएम मोदी ने भी सभी का अभिवादन किया और वहां पर मौजूद लोगों के लिए हाथ भी हिलाया। पीएम मोदी के रोड शो में भी भारी भीड़ नजर आई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब पीएम का काफिला गुजरा तो बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों तरफ पीएम का इंतजार कर रहे थे और साथ ही प्रधानमंत्री ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुद्रपुर में रैली के दौरान कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला को हिरासत में लिया गया। ज्योति रौतेला महिला कांग्रेस के दूसरी नेताओं के साथ में रैली का विरोध करने के लिए पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया। ज्योति रौतेला ने कहा कि अंकिता भंडारी और वीआईपी को लेकर बीजेपी कुछ नहीं कहना चाहती है, जबकि उत्तराखंड की महिलाएं इस पर न्याय चाहती है। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने आज यमकेश्वर के द्वारिखाल बाजार में रोड शो और जनसंपर्क किया।
रोड शो में स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट समेत सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रोड शो के दौरान अनिल बलूनी पर लोगों ने पुष्प वर्षा की। अनिल बलूनी ने कहा कि गढ़वाल की नारी शक्ति ने ठाना है, इस बार 400 पार सीटें एनडीए की आने वाली हैं। बलूनी ने द्वारीखाल के बाजार में जनसंपर्क कर बीजेपी के लिए वोट मांगे और पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि देश के लोग एक बार और पीएम मोदी को देश की बागडोर सौंपना चाहते हैं। इसके साथ ही बलूनी ने सिलोगी बाजार में जनसंपर्क भी किया। अनिल बलूनी का तूफानी प्रचार अभियान जारी है। चुनाव प्रचार के दौरान ऋषिकेश के पास में स्वर्गाश्रम में उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन शशि पायल से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ की बहन बीजेपी के समर्थन में स्वर्गाश्रम पहुंची थी। अनिल बलूनी ने कहा कि बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव जीत रही है और 5 सीटों पर उनकी पार्टी की रिकॉर्ड जीत होगी। उन्होंने कहा कि देश के साथ साथ राज्य की जनता का पीएम मोदी को अपार समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल भी नहीं है, लोग एक मत होके एकजुट होके वोट कर रहे हैं। आप देखिएगा आने वाले समय में ये कांग्रेस के लोग जरूर कुछ अफवाह फैलाएंगे। इन अफवाहों में बताइए लोगों ने विकास के लिए वोट करना है। लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास करती है और ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, कांग्रेस नहीं जीतने वाली है। कोई अपना वोट खराब नहीं करेगा। धन्यवाद। बीजेपी के सोशल मीडिया पेज पर अब महिला इम्पैक्ट दिखने लगा है। 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है। वोटिंग और नवरात्रि भी इसी महीने है। ऐसे में पार्टी ने स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए महिलाएं फील्ड में उतार दी हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी अपनी महिला विंग को चुनावों तक पूरी तरह से फील्ड में रखने जा रही है। 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है। ऐसे में बीजेपी ने अपनी महिला विंग को आगे किया। पार्टी ने अपने प्रोग्राम के शेड्यूल महिलाओं पर केंद्रित कर बनाए हैं ताकि पार्टी देश भर में एक मजबूत मैसेज दे सके। पार्टी ने महिला मोर्चा से जुड़ी कार्यकर्ताओं को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर अपने पेज पर अपलोड करने के लिए कहा है। साथ ही कमल मेहंदी प्रतियोगिता कराने की भी जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा नवरात्रि पर महिलाओं को घर घर जाने का लक्ष्य दिया गया। चुनाव प्रचार में महिलाओं की भागीदारी हर रूप में हो और पार्टी से जुड़ी हर महिला कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को निभाए, इसी दिशा में सभी को जिम्मेदारी दी गई। महिला मोर्चा इस बार पूरी बड़ी स्तर पर उनको माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूती प्रदान करने के लिए जगह जगह जो हमारी मातृ शक्ति है बड़ी संख्या में एकत्रित होकर बीजेपी महिला वोट बैंक को हर हाल में अपने पक्ष में करने की तैयारी कर रही है और कैसे जीत का अंतर 5 लाख से ज्यादा वोट से हो, इसके लिए ही अब हर घर से शुरुआत की जा रही है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा में मतदान का प्रतिशत बढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं है। इस सीट पर अभी तक सिर्फ एक बार ही 50% से ज्यादा लोगों ने वोट दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। चार पहाड़ी जिलों की अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर अधिक मतदान कराना आसान नहीं है। यहां अभी तक सिर्फ 2014 में ही मतदान का आंकड़ा 50% के पार गया था। ऐसे में इस बार भी इस सीट पर कम मतदान की आशंका जोर पकड़ रही है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट 2009 से रिजर्व सीट है। साल 2009 से इस सीट पर बीजेपी ने अजय टम्टा और कांग्रेस के प्रदीप टम्टा को मैदान में उतारा था। राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस ने लगभग एक ही प्रत्याशी को बार बार टिकट दिया। चौथी बार दोनों राजनीतिक दल उन्हीं प्रत्याशी को उतार रहे हैं और लोग निराश हैं उनसे। उनको लगता है कि कोई नया प्रत्याशी अगर आता तो नया जोश मतदाताओं में होता, मत प्रतिशत इससे बढ़ता है। ये भी नहीं बढ़ पा कि पहाड़ में जाता हूँ पलायन की ओर, गाँव खाली हो चुके हैं, पलायन हो रहा है और वोटर लिस्ट में नाम होते हुए भी आदमी ज़्यादा इसमें रुचि भी नहीं लग रहा है क्योंकि कोई पुराने कैंडिडेट आ रहे हैं और दूसरे बच्चे लोग पढ़ लिख के बाहर चले जा रहे हैं तो वोट देने भी।
इस सीट के दर्जनों गांव में रोड, बिजली और पानी जैसी समस्या है, जिसके चलते लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। तो मतदान प्रतिशत कम होने की आशंका बनी हुई है। इस सीट पर सबसे कम मतदान साल 1957 के चुनाव में 19% हुआ था। स्वीप अल्मोड़ा के द्वारा वोटर टू वोटर टर्नआउट स्ट्रैटेजी बनाई है। हर एक बूथ लेवल पर हमने वोटर मोबिलाइजर्स बनाए हैं। जो वोटर मोबिलाइजर्स हैं उनका काम जिस दिन वोटिंग होगी उनका यही होगा कि वो हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को संपर्क करें और इंश्योर करें कि वो उस दिन वोट करें। चुनाव में मतदान बढ़ाने के लिए प्रशासन जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटक की मदद ले रहा है। यही नहीं, अन्य तरीकों से भी वोटर्स को वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन अब देखना है कि प्रशासन की ये कोशिश कितनी कारगर साबित होती है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पहाड़ में हमेशा से पलायन और रोजगार बड़े मुद्दे रहे हैं, लेकिन चुनाव में ये मुद्दे तो जैसे हवा हो गए हैं और लोग भी जैसे इनको भूल गए हैं। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के शोर के बीच पहाड़ के मुद्दों पर चर्चा कम ही हो रही है। राम मंदिर से लेकर घोटालों तक पर चुनाव फोकस है, तो पहाड़ के बड़े सवाल इस चुनाव में भी पीछे छूट रहे हैं। पलायन, रोजगार, सड़क, पानी जैसे मूलभूत मुद्दों पर कम आवाज सुनाई दे रही है। तो पहाड़ पर बंद होते स्कूलों से भी नेताओं ने दूरी बना रखी है। हालांकि जब नेताओं को मुद्दों की याद दिलाई जा रही है तो दर्द पता चलता है। पहाड़ से नीचे आने के रोजगार एक कारण हो सकता है, पर उसके साथ साथ उस इक्वली दो और कारण भी हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में। आज भी कई ऐसे गांव होंगे जहां चारपाई में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो चारपाई में लेके 5-5, 6-6 किलोमीटर लाना पड़ता है। सबके सब अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट के बाद भी जो बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो खुले हाथों से दी जा रही है। लोग उसका बहुत लाभ ले रहे हैं। पलायन पर भी काम हो रहा है। पलायन को भी रोकने का पूरा हमने बंदोबस्त किया। दरअसल पहाड़ के गांव इस कदर खाली हो गए हैं कि नेताओं के बाद जनता भी पलायन कर गई है। कई गांव खंडहर हो गए हैं, तो कुछ बचे कुचे गांव में जंगली जानवरों की एक बड़ी समस्या है। लेकिन चुनाव में ऐसे मुद्दे न जाने कहीं खो से गए हैं। जानकार भी मानते हैं कि चुनाव में सिर्फ वर्तमान को देखा जाता है। भूत और भविष्य होता नहीं है, राजनीति में सिर्फ वर्तमान होता है, तो लोग वर्तमान देखते हैं। भूत और भविष्य की बातें राजनीति में नहीं होती हैं। तो इस वजह से राजनीति में जो मुद्दे होते हैं आगे पीछे, तो उन विषयों पर खूब बातचीत होती है। हम लोग भी बात करते हैं, मीडिया के लोग भी बात करते हैं, लेकिन जब असल जिस वक्त चुनाव होना होता है तो उस वक्त वो मुद्दे गौण हो जाते हैं। चुनाव का मौसम आते ही नेताओं की भी बहार आ गई है। अभी तो वोट मांगने के लिए घर घर वोटरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जनता के बुनियादी मुद्दे सिर्फ चुनाव में थोड़ा बहुत उठकर ठंडे पड़ जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। नेताओं के चुनावी कैंपेन दिनों दिन बेहद दिलचस्प होते जा रहे हैं। वोटरों के पास में नेताओं की दौड़ धूप तेज हो गई है ताकि कोई वर्ग हाथ से बच ना सके। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। बीजेपी ने तो अपना प्रचार अभियान और तेज कर दिया है। सुबह से ही कैंडिडेट जहां फील्ड में उतर रहे हैं, वहीं लोकसभा सीट में आने वाले हर विधानसभा को कवर करने की जुगत हो रही है। हर नुक्कड़, गली, चौक चौराहों में नेताजी वोट के लिए हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छे तरह से कैंपेन चल रहा है और जनता में बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है और मुझे पूरा विश्वास है आगे बीजेपी आएंगे, मोदी जी आएंगे और हम लोग और प्रोग्रेस करेंगे देश के लिए, क्योंकि ये चुनाव देश के लिए है। वहीं जिम्मेदारी क्लस्टर प्रभारियों की भी बढ़ी हुई है। गढ़वाल और कुमाऊं के क्लस्टर प्रभारी एक दिन में 15 से 20 जगह की दौड़ लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस बार चाहे गढ़वाल हो, चाहे कुमाऊं हो, चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, इस बार 400 पार का जो नारा है उसको साकार जो है यहाँ की जनता करने वाली है। यानी जीत के लिए चुनावी कसरत फील्ड पर तेज है और बुजुर्गों से लेकर महिलाओं के वोट बैंक को कैसे नेताजी हासिल करें,
इस पर फील्ड में उम्मीदवार पूरा जोर मारते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। चुनाव में प्रत्याशी जीतने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन टिहरी सीट पर एक ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो कि अपने होर्डिंग बैनर पर प्रधानमंत्री मोदी का फोटो लगाना चाहते हैं और इसके लिए चुनाव आयोग तक से मांग कर चुके हैं। पीएम मोदी बीजेपी के सबसे पॉपुलर चेहरे हैं और चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, बीजेपी उनके ही नाम पर जीतती रही। अब उत्तराखंड की टिहरी सीट पर विपिन कुमार अग्रवाल नाम के एक ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो अपने प्रचार में पीएम मोदी का नाम और तस्वीर इस्तेमाल करना चाहते हैं। विपिन अग्रवाल पीएम मोदी से प्रभावित हैं और चुनाव आयोग से पीएम मोदी की तस्वीर अपने होर्डिंग और बैनर में इस्तेमाल करने की इजाजत मांग रहे हैं। मैं एक्चुअली चाहता था प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं उनका भी फोटो इस्तेमाल करूं। मैं इनको आइकॉन के रूप में एक लगाना चाहता था, लेकिन वहाँ से पता लगा है कि आप शादी से यूज नहीं कर सकते, उनकी लिखित परमिशन होना जरूरी है। विपिन अग्रवाल कुछ महीने पहले ही रेलवे की नौकरी से रिटायर हुए और बीजेपी से टिकट की डिमांड कर रहे थे, लेकिन बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद अब निर्दलीय चुनाव मैदान में उनको भी पीएम मोदी का ही आसरा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सतेंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को ईडी लगातार समन दे रही थी, पूछताछ के लिए भी बुला रही थी, लेकिन मंगलवार को अचानक कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद में ईडी की तरफ से अगले आदेश तक पूछताछ को रोक दिया गया है। और अंदर खाने जबरदस्त चर्चाएं हैं कि हरक सिंह एक बार फिर से बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कॉर्बेट सफारी घोटाले में ईडी के रडार पर आए हरक सिंह से पूछताछ अचानक रुक गई और अगले आदेश तक ईडी ने कार्रवाई पर रोक लगा दी, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। चर्चा तेज है कि हरक सिंह एक बार फिर बीजेपी में जाने को तैयार है, बस बीजेपी की तरफ से हरी झंडी का इंतजार है। इतना ही नहीं, हरक सिंह के साथ सफारी घोटाले में ईडी के रडार पर आई हरक सिंह की बहू अनुकृति और हरक की करीबी लक्ष्मी राणा नाटकीय ढंग से कांग्रेस से पहले इस्तीफा दे चुकी। अब तो कांग्रेस भी कहने लगी है, चर्चाएं हमने भी सुनी, ईडी के नाम पर कुछ भी हो सकता है। और आज आप देख लीजिए, जैसे विजय पाल सिंह सजवाण जी गए हैं, उनके साथ कोई भी हमारा स्थानीय नेता नहीं है। लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, 300 से 400 कार्यकर्ता वापस पार्टी में आया है, पार्टी ज्वाइन कर रहा है, तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह की बहू अनुकृति और करीबी लक्ष्मी राणा तो बीजेपी में शामिल होने के लिए दरख्वास्त भी दे चुकी और हरक सिंह भी लाइन में है। बीजेपी अपना सियासी नफा नुकसान देख रही है, लिहाजा अभी तक हरी झंडी नहीं मिली। हालांकि हरक के नाम पर बीजेपी साफ जवाब नहीं दे रही है। देखो, अब ईडी एक स्वायत्त शासी संस्था है, उसने किस विषय पे क्या बेस पे उनको रिलैक्सेशन दिया है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने या भारतीय जनता पार्टी में आने का प्रश्न है, इस विषय की जानकारी मुझे अभी तक है नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हरक सिंह को ईडी पहले भी नोटिस भेज चुकी है। अनुकृति और लक्ष्मी राणा तो पूछताछ के लिए गई हैं, लेकिन हरक सिंह अब तक पेश नहीं हुए। अब जब ईडी ने तारीख स्थगित कर दी है, तो हरक सिंह के अगले कदम पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।